बहुत सारे टीचर थे जैसे मणिकांत सर, अन्य लोग जो थे इतिहास के प्रकांड विद्वान थे, खास करके मेंस के लिए। तो फिर हमने झोला उठाया अपना 2010 में आ गए मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर का प्रेम कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, तब से लेके आज तक फिर मुखर्जी नगर छूटा नहीं। तो उनसे हमने कहा कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या लिया जाए, फिलॉसफी ले लिया जाए कि इतिहास लिया जाए। तो चल ही रहा था, तो बोले यही हो रहा था कि यार फिलॉसफी लेंगे तो फिर इतिहास तो पढ़ना ही है फिर पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में। तो फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि अभिषेक सर, बुरे वक्त में ना पुरानी प्रेमिका ही याद आती है, हैं, तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि हम लोग इतिहास ही पढ़ते हैं। मैं कहा यार बात तो सही कह रहे हो, इतिहास तो हमें जीएस में पढ़ना ही है, तो इस टाइम मेहनत क्यों करना, वहाँ एनर्जी क्यों खपाएं, चलो हम इतिहास ही लेते हैं। फिर उन्होंने भी अपना ऑप्शन रखा, इतिहास में भी रखा। पैसे तो खर्चे होते हैं, मुखर्जी नगर काफ़ी महंगा एरिया है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, खासकर तैयारी के दृष्टिकोण से। छोटे छोटे कमरे और बड़े महंगे हैं। तो जिसमें मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया। अगर जोड़ा जाए तो मिनिमम हम अगर महीने का 15,000 भी मान के चलें तो सब कुछ ले ला के 20-22 लाख तो खर्चे हो ही गए होंगे। कम से कम 20-22 लाख आराम से यहाँ पे होना ही होना, ज़्यादा ही हो गया होगा, पता नहीं। तो वही कह रहा हूँ कि इतना तो नॉर्मली है कि हो ही गया होगा। आदित्य पटेल सर ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर आज भीड़ बहुत थी, बोले कि सर आप पीसीएस हो गए। तो मेरा रिएक्शन ये था कि यार आदित्य ना मजाक मत करो, हैं आजकल में रिजल्ट आने वाला है और दिल की धड़कनें ऐसे ही बढ़ा हुआ है, हैं मन भी नहीं लग रहा है, शॉपिंग तो कर रहे हैं लाइटों की, ऐसे लग रहा है कहीं धरा न रह जाए, लेकिन मन कहीं और चल रहा है, क्या होगा कि धरा न रह जाए। और अंदर से ना वो तो सच में जब रिजल्ट आने वाला होता है, आपको पता होता है, तो धुंधुरी लगी होती है कि यार क्या होगा क्या होगा, नींद नहीं आती। फिर आदित्य सर के बाद एक हमारे मित्र हैं दृष्टि IAS में, वो मैगजीन में काम कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि सर आपका हो गया। फिर इसी संस्थान में प्रशांत थे, उन्होंने कॉल किया, बोला सर आपका हो गया। तो मैं कहा ऐसा है, तब भरोसा हुआ थोड़ा बहुत यानी। हाँ, तो मैं कहा ऐसा है कि पहले रिजल्ट भेजो, है स्क्रीनशॉट लो और रिजल्ट भेजो। फिर रिजल्ट भेजा मुझे, फिर सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और आप लोग देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इसलिए आपका बेहद शुक्रिया। आज हमारे साथ में हैं अभिषेक राजभर सर। अभी कुछ दिन पहले ही UPPCS का जो रिजल्ट आया था उसमें अपनी कड़ी मेहनत के बाद सर ने 77 रैंक हासिल की है। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि कब से तैयारी कर रहे थे और क्या UPSC की भी तैयारी की है इन्होंने और कितना टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हर साल तैयारी करते हैं लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। और जिन छात्रों को सफलता मिल जाती है, आप लोग उनसे जानना चाहते हैं वो किस तरीके से पढ़ते थे, रणनीति कैसे बनाते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, कहाँ पे पढ़ते थे, किससे पढ़ते थे, आप सब यही जानना चाहते हैं। अभिषेक राजभर सर आज हमारे साथ हैं और बड़ा जोश के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हम क्या पूछना भूल गए, आगे पूछेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका सर और आपके दर्शकों का। आज हम लोग सर ये जो कोचिंग है यूनी एग्जाम्स IAS, इसमें बैठे हैं सर के साथ में। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, शुरुआती जो दौर था कहाँ से ये कीड़ा मन में आया कि अब चला जाए मुखर्जी नगर और UPSC या फिर UPPCS की तैयारी की जाए, और आपने UPSC से शुरुआत की थी या फिर डायरेक्ट UPPCS में ही लग गए थे? देखिए, जब हम लोग चूँकि बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता था कि IAS PCS होता क्या है। बस ये पता है कि ऐसे किसी ज़िले का कोई कलेक्टर होता है, DM होता है, SDM होता है। तो हमारे गांव के ही एक लोग थे जो IRS हुए थे, एलॉयड IRS। तो तब मैं इंटरमीडिएट में था, इंटरमीडिएट पास किया 2004 में, और ग्रेजुएशन मेरा 2007 में हो, 19 साल की उम्र में हो गया था मेरा। तो मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मतलब बचपन से सपना था कि नहीं डॉक्टर बनना है यार, हैं, क्योंकि वो देखता है आदमी कि नहीं डॉक्टर भाई उसके यहाँ लोग आते हैं, और IAS या जो DM होता है उसके यहाँ जाना तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जब वो बने एलॉयड IAS हमारे गांव के, तो हरवंश जी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो तब कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है।
बस ये पता होता कि हाँ फलाने फलाने सब्जेक्ट्स वो बने थे, हिस्ट्री फिलॉसफी उनका था। तो उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं भी हिस्ट्री फिलॉसफी ग्रेजुएशन में लिया, बाद में दोनों सब्जेक्ट से पीजी किया और इलाहाबाद चला आया तैयारी करने। इलाहाबाद आया तो केडी सर थे, इतिहास के प्रकांड विद्वान उस समय के, तो उनके यहाँ किया। इतिहास कह सकते हैं कि उन्होंने ही सिखाया कि होता क्या है। उसके बाद आर.सी. सिन्हा सर जी उस समय टॉप मोस्ट सबसे उनकी संस्थान थे, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो वहाँ पे टेस्ट दे के बच्चे एडमिशन लेते थे, अगर जो टेस्ट में फेल हो जाता था तो उसका एडमिशन नहीं होता था। और वो उस समय 2000 कह सकते हैं कि 9 की सबसे महंगी कोचिंग थी उस ज़माने में। उसकी फ़ीस जो है 15 से 20 हज़ार होती थी। तो वहाँ पे टेस्ट दिया, नंबर भी ठीक आ गए, एडमिशन भी हुआ। तो उनसे फिर जो है बहुत कुछ ग्रहण किया। ये अलग बात थी कि हम प्रारंभिक दौर में थे तो उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता था, बस ये था कि हाँ हम IAS का सपना लेके आए हैं, IAS बनना है, कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं था, बस ये पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ते थे। कितने याद हो रहा है ये पता नहीं था। फिर बाद में मेरा पहला अटेम्प्ट 2010 में मैंने लिया। ये वाला जो अटेम्प्ट था आपने, ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ आज हम लोग बैठे हैं मुखर्जी नगर, इधर से ही आके दिया था या फिर जहाँ आप पहले गए थे उधर से ही दिया था? मैं इलाहाबाद से दिया था ये अटेम्प्ट। इलाहाबाद में दिया तो स्कोर अच्छे थे मेरे, तो मुझे लगा कि मेंस तो लिखना है। तो इलाहाबाद का एक ट्रेंड था कि मेंस लिखने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, और ऑप्शनल भी मेरे वही थे, हिस्ट्री और फिलॉसफी। तो वहाँ चूँकि बहुत समृद्ध इलाहाबाद है हिस्ट्री और फिलॉसफी के लिए, स्थलीय है, और वहाँ विद्वान टीचर भी हैं। लेकिन उस समय यहाँ ट्रेंड था कि जैसे पतंजलि IAS में फिलॉसफी अच्छी पढ़ाई जाती थी, बहुत सारे टीचर थे, जैसे मणिकांत सर, अन्य लोग जो थे इतिहास के प्रकांड विद्वान थे, खास करके मेंस के लिए। तो फिर हमने झोला उठाया अपना 2010 में आ गए मुखर्जी नगर। और मुखर्जी नगर का प्रेम कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, तब से लेके आज तक फिर मुखर्जी नगर छूटा नहीं। अच्छा, ये झोला उठा के जब आप आए थे, झोले में क्या क्या लेके आए थे? कुछ किताबें थी, खाने पीने का सामान भी था, या फिर रहने का कुछ उसमें इंतज़ाम भी था? और यहाँ पे फिर आकर के आपने कहाँ से तैयारी, फिर वहीं से जहाँ से चल रही थी उसके आगे की करी, या फिर शुरुआत से यहाँ पे आके की? नहीं, तो उस झोले में वहाँ से बहुत सारी किताबें थीं, कई बोरे किताबें हमने बेचे वहाँ, जो इम्पोर्टेंट लगा हमको। तो एक बैग में किताबें और एक बैग में कपड़े, 2 बैग हमने लिया। हमारे साथीगढ़ आगे स्टेशन पे छोड़े, इलाहाबाद की ग्रुप जो हमारा था। उसके बाद जो है यहाँ आए तो एक हमारे मित्र थे, उनके साथ हमने पार्टनरशिप किया। कुछ दिन बाद में फिर मेरे नए पार्टनर बने बलवंत सिंह जी, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में जो है ग्रेड 1 ऑफिसर है। अच्छा, आपके पार्टनर भी ऑफिसर हैं? आप दोनों लोग एक साथ में ही रहते थे, और अब कैसा फील हो रहा है, आप भी यहीं इधर? हाँ, नहीं, वो तो कह सकते हैं कि बलवंत ने जो है मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उसके सपने को समझता है। तो वो मेरे जीवन में शायद बलवंत थे जो मुझे समझे, और हर परिस्थिति में वो, उनका परिवार, शादी भी होगी, बच्चे भी हैं, बच्चे तक जो है मेरा सपोर्ट किए हर तरीके से। और वही परिणाम है कि शायद मुखर्जी नगर कभी छूटा नहीं मुझसे। अच्छा, आगे की कहानी बताइए, जब मुखर्जी नगर आ गए थे फिर कैसे क्या हुआ? और यूपीएससी की तैयारी और यूपीपीसीएस की दोनों एक साथ चल रही थी, या फिर इसके अलावा यूकेपीसीएस, बीपीएससी, ये सब भी चल रहा था? नहीं, जब एज कम होती है तो उस समय लगता है कि अच्छे हर जगह का, हर स्टेट का दे लेते हैं। तो पहला तो वो बच्चा जो मुखर्जी नगर आता है उसका यही टारगेट होता है कि नहीं, हमें IAS बनना है। अच्छा, तो उस समय यदि लोग बताता नहीं था कि हमने PCS का भर दिया, बाद में अभी जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो छोटे भी एग्जाम लोग भर रहे हैं तो बता रहे हैं, कोई बताता नहीं था। लेकिन सब जो है MP PCS, राजस्थान PCS, उत्तराखंड PCS, चोरी चोरी सब भरता था। चोरी चोरी भरता है सब भरता था, सब जाता था, जो है एग्जाम देने जाता था। चोरी चोरी भरते थे तो वहाँ तो पता चल जाता होगा एकदम। वहाँ जब जाते थे पता चला कैसे ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं, तो तुम भी आए हो? हाँ यार, किसी से कहना मत है कि हम भी एग्जाम देने आए। तो ये होता था। और अच्छा, उसके बाद भी जिसका PT हो जाता था तो एक क्रेज होता था, अच्छा फलाने स्टेट का इसने PT निकाला, तो
जैसे 2-3 शिफ्ट निकाल लिया तो एक टर्म होता था पीटी मास्टर है, तो उसको लोग पीटी मास्टर बुलाते थे। लोग ये भी कहते हैं जैसे किसी का पीटी क्वालीफाई हो गया तो उसको बड़ा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। जिस हॉस्टल में रहता है सभी बच्चों के भैया बन जाते हैं, भैया कैसे हुआ, बड़ा रिस्पेक्ट मिलने लगता है। ये कल्चर इलाहाबाद में था। अगर आपने 1-2 मेंस लिखा तो इलाहाबाद का बड़ा समृद्ध कल्चर है सीनियर और जूनियर का। तो वहाँ सीनियर भी जूनियर का एक मान सम्मान रखता है और जूनियर तो बहुत ही मान सम्मान रखते हैं। पैर छूना, दंडवत जो है साथ प्रणाम करना। सीनियर जो है अगर है तो जूनियर को कभी चाय का पैसा देने नहीं देगा, तो वो एक अलग कल्चर। तो वहाँ पे होता था कि अच्छा और पता है भैया जो है ना 2 बार में से लिखा हुआ है। जो जूनियर लड़के बेचारे गाँव से आते हो तो भैया 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 ये कैसे पढ़ें वो कैसे पढ़ें। ये अलग बात है कि मैं अपनी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कभी किसी को भटकाया नहीं, जो हकीकत है वही बताया। बहुत लोग ऐसे थे सीनियर कि वो सोचते थे अच्छा मेरा तो हो गया साला 10 साल, ये आ रहा है इसको भी भटका दो, तो वो फिर मोटी मोटी किताबें बताते थे लोगों को। तो ये है, लेकिन कभी भी देखिए ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एक है कि विद्या ददाति विनय, और विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। तो दोनों का मिक्सचर होता है, ज्ञान भी बढ़ाइए और विनय भी प्राप्त कीजिए। जो तो मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति के गलत बता के आप उसका श्राप मत लीजिए, उसके परिवार का श्राप मत लीजिए, आप उसे जो हकीकत है वो बताइए। अच्छा राजभर सर, मैं आपको रोक के ही जानना चाहूँगा, जब आप मुखर्जी नगर आए थे फिर यहाँ पे आपने कहाँ से तैयारी की, कहाँ से पढ़ा? क्योंकि यहाँ पे कोचिंग कहा जाता है सब्जी मंडी की तरह है, सब लोग पकड़ पकड़ के खींचते हैं ये डेमो लीजिए। तो यहाँ पे आपने कहाँ से शुरुआती की थी और इतना मोटिवेशन आप लोगों के पास कहाँ से आता है, इतने लंबे समय तक लगे रहते हैं? किसकी लाइनें पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, किसको फॉलो करते थे उस टाइम? देखिए यहाँ पे उस समय सच में जब हम लोग आए थे तो बहुत सारी कोचिंगें थी अपने टॉप, और जो अभी वर्तमान में बहुत टॉप पे हैं कोचिंग, वो उस समय प्रारंभिक दौर में थी। तो मैं आया था तो मेरा चूँकि जीएस पे आशीष सिन्हा सर का मैं इलाहाबाद में पढ़ लिया था, तो मेरा सेल्फ था। बाद में इकोनॉमिक्स मेरा वीक पोर्शन था उस समय। तो एक सीमा ICS करके कोचिंग चलती थी, वर्तमान में बंद है। तो अश्विनी सर पढ़ाते थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर है इस समय GST, यूपी में ही सिलेक्शन हुआ था उनका। तो वो उनके यहाँ मैंने पढ़ा था, या हमारे ग्रुप के जितने लोग पढ़े थे, और बहुत ही सरल और शुद्ध तरीके से पढ़ाते थे। गोरखपुर के निवासी थे। तो वो किया। फिलॉसफी मैंने धर्मेंद्र सर के यहाँ किया, पतंजलि IAS में। उसके अलावा जैसे दोस्त यार हैं या फिर किसी के यहाँ बैठ के कुछ पढ़ लिया, बाकी GS के पर्पज़ से मैं किसी कोचिंग में नहीं गया। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, यहाँ पे जैसे नए स्टूडेंट रहते हैं वो बड़ा भटक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भटकाव वाली स्थिति है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। नए नए आते हैं तो उन्हें कम से कम 1-1.5 साल तक पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका UPPCS में 77 रैंक है और UPSC का आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिखा है, तो आपका ये 2010 से लेकर के 2021 तक का ये जो UPSC और UPPCS के साथ में जो सफ़र रहा, इसके अलावा दूसरा भी जो आप बता रहे चोरी चोरी जाते थे, वो भी अनुभव रहा, तो वो अगर आप साझा करेंगे नए छात्रों के साथ तो बड़ा खुशी होगी हमें भी और उन्हें भी। किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए और शुरुआती में क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं? देखिए गलतियाँ शुरू में होती है कि अभी जो आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, मार्केटिंग का दौर है। जो बड़ी कोचिंगें हैं उनके पास, जिनके पास पैसे हैं, वो मार्केटिंग में उतरी हुई हैं। आज यूट्यूब सबके पास है, मोबाइल सबके पास हैं, और हमारे उस समय तो इस तरह इतना यूट्यूब का या क्रेज नहीं था। इतने महंगे डाटा थे, बहुत कम लोगों के पास वैसी वाली मोबाइल थी, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल होती थी। तो पहले मतलब इतना कमर्शियल कोचिंग नहीं हुई थी। अभी वर्तमान में कोचिंग क्या हो गई, कमर्शियल हो गई हैं। तो अभी बच्चा जो आता है वो ऐड देख के आ रहा है कि अच्छा खूब यूट्यूब पे फलाने चल रहे हैं तो उनके यहाँ चले एडमिशन कर लो, फलाने चल रहे हैं उसके यहाँ एडमिशन कर लो। लेकिन भटकाव तब होता है बच्चों में कि वो तो बेचारे आ जाते हैं गांव देहात से या कहीं से भी, अपना माँ बाप का सपना लेके आ जाते हैं, अपना सपना लेके आ जाते हैं, और जब कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, और चूँकि अब इतना फीस ज़्यादा हो गया है अभी वर्तमान में, अगर चूँकि मैं भी टीचर हूँ यहाँ पे कई संस्थानों में, तो आप अभी टीचिंग भी करते हैं? हाँ, टीचिंग भी। ये बड़ा खुशी हुई मुझे जान करके। तो आप बेहतर तरीके से ज़रूर बता पाएंगे गलतियों को। तो उसके बाद जो है बच्चा क्या करता है कि भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए जमा करता है फीस। अच्छा जब कमर्शियल कोचिंग हो गई तो ऐड ही देख के भीड़ आ रही है, तो वो
भीड़ को तो जो कमर्शियल कोचिंग भुनाएंगी ही, तो भुनाती हैं तो वो ये नहीं देखती कि भाई हमारे बच्चे का सिलेक्शन कितना हो रहा है। सिलेक्शन के बजाय वो देखते हैं कि हम पैसा कितना कमा पा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि मुखर्जी नगर में वो जो एक समय था कि कहा जाता था कि मुखर्जी नगर आईएएस की फैक्ट्री है, आईएएस का हब है, वो मिथक टूटा 2011 के बाद जब सी सेट आ गया। खास करके हिंदी मीडियम कोचिंग। सी सेट जब आया था तब भी आप इधर ही थे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट को? देखिए, जो पुराने बच्चे थे तो उनके साथ हुए वो तो कह लीजिए कि जीते जी बेचारे मर गए, क्योंकि आप 2 साल 3 साल किसी सब्जेक्ट पे देते हो, फिर आप इस लेवल पे आ जाते हो कि अब हम लिख सकते हैं, मेंस लिख सकते हैं। फिर अचानक से एक ऐसा प्लान लाया जाता है कि आप जो है थोप दिया जाता है प्लान को कि नहीं अब सी सेट आएगा, एक पेपर जीएस का होगा, एक सी सेट का होगा, और कोई बिना तैयारी के बिना बच्चों को बताए ऐसा किया गया। तो जो पुराने बच्चे थे और नए बच्चे, तो चलो जो नया आ रहा तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, वो पढ़ ही रहा था, नए शरीर से पढ़ लेगा, एनर्जी क्योंकि नए बच्चे में ज़्यादा होती है, वो कवर ज़्यादा कर लेगा। पुराने बच्चे उस दौर में मतलब कह लीजिए कि मर गए, जीते जी मर गए, और आज भी बेचारे भटक रहे हैं। कोई छोटी नौकरी, कोई लेखपाल बन के बैठा हुआ है, कोई लेखपाली कर रहा है, कोई प्राइमरी का टीचर बना हुआ है। हाँ, शायद अगर ये नहीं आया होता तो जैसे अभी देखेंगे कि बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या MBA किए हुआ लड़का या इंग्लिश मीडियम छाया हुआ है। पिछले अगर आप रिजल्ट उठा के देखेंगे माइनस में रिजल्ट थे हिंदी मीडियम। बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या है हिंदी मीडियम वालों की। उनको ऐसा लगता है जो नए स्टूडेंट हैं, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी घर पे हैं या फिर अभी 12th में हैं, 11th में हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र और छात्राएँ हैं वो कहीं ना कहीं आज के टाइम में बाजी मार रहे हैं, और हिंदी मीडियम वाले हैं उनका प्रीलिम्स ही कम संख्या में निकलता है। इसकी क्या वजह हो सकती हैं? मैं उसी पे बात कर रहा था अभी पिछले सवाल में। तो वो पहले क्या होता था, जो पहले का पैटर्न था, वो गांव देहात के लड़के ग्रेजुएशन करके आते थे, पीजी करके आते थे, फिर उस पर लगते थे और मेहनत करके निकालते थे। अभी जो वर्तमान में जब सी सेट आया तो ये ऐसा पैटर्न लाया गया जो खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए तो भस्मासुर था। इसका क्योंकि जो सी सेट है, अगर आप CBSE बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम होता है उसमें देखें क्लास 6 से पढ़ाया जाता है, जबकि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि ग्रामीण क्लास 6 में जब जाता है प्राइमरी में, तब वहाँ इंग्लिश सिखाया जाता है ABCD। तो अब सोचिए कि एक तरफ आप इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ उसको ABCD कक्षा में सिखाया जाता है, तो कैसे वो मुकाबला कर लेगा? जो बच्चा क्लास 6 से सी सेट पढ़ रहा है और वो अचानक से आप ला देंगे, तो जो बेचारा गांव से पढ़ा हुआ है कैसे मतलब आपका मुकाबला कर पाएगा? तो ये रहा और यही कारण रहा। और दूसरा था कि जो हिंदी मीडियम कोचिंग थी, मुझे लगता है कि उन बच्चों को भटकाने में, हिंदी मीडियम बच्चों को भटकाने में सबसे ज़्यादा रोल निभाई, क्योंकि वो उस पैटर्न को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं की जो उनके यहाँ बच्चे थे। उनसे ये मतलब नहीं था कि हमारा कितना सिलेक्शन हो रहा है। एक बच्चा कहीं सेलेक्ट हो गया किसी नीचे की रैंक में, तो उसी का फ़ोटो लगा के वो घूमते थे, बाकी सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों का फ़ोटो लगता था। तो वो फ़ोटोबाजी वाला एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल कोचिंगों का। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो हिंदी मीडियम का जो जितना बुरा हुआ है वो कमर्शियल कोचिंगों ने किया। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी हॉबी क्या है? आपको क्या पसंद है? आप कविताएं वगैरह, शेर शायरी या कुछ लिखते भी हैं, कहानी वगैरह? हाँ, मैं हॉबी में मैं कुकिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा, कुकिंग भी आप करते हैं? क्या बनाना पसंद है आपको? फेवरेट क्या है? नॉन वेज, वेज, खास करके नॉन वेज में बहुत अच्छा बनाता हूँ। चलिए कभी जरूर सर के साथ में रहेंगे तब देखेंगे। अभी आप ये बताइए, कविताएं आप लिखते हैं? हाँ, उसके अलावा मैं कविताएं लिखता हूँ, उपन्यास मेरे कई पेंडिंग हैं, तैयारी के दौरान नहीं समय मिल पाता था। कविताएं मैंने 40-50 लिख के रखा हुआ। दीजिए सर, कोई हो छोटी सी तो सुनाइए। एक है, मुझे पहले पता होता तो मैं डायरी लेके आता। ये अचानक से ही सब कुछ हो रहा है तो सर से फिर सुनेंगे, पहले भी सुनते हैं। तो एक है पतझड़ पे मैंने लिखा था, पतझड़ में ये मैगजीन में छपी भी हुई है। तो है ऐसे कि पतझड़ में सोचा है, पतझड़ में सोचा है किसी ने क्या पाया क्या खोया, बिछड़ के पत्ता डाली से उसके लिए है कितना रोया, पेड़ बेचारा
था दुखी, पाला था कहकर लाला, रीति समझकर भुला दिया है ईश्वर की माया। पतझड़ में सोचा है किसी ने, क्या पाया क्या खोया, बिछड़ के पत्ता डाली से उसके लिए है कितना रोया। आएगा नित्य नया सवेरा, आएगा नित्य नया सवेरा, लेकर प्यारा सा बसेरा, रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, महक उठेगा घरे मेरा। ऐसा कहकर किया था वादा, फिर क्यों छोड़ दिया तू आधा, तू भी कान्हा ही ना निकला, मुझे बना दिया तू राधा। पतझड़ में सोचा है किसी ने, क्या पाया क्या खोया, बिछड़ के पत्ता डाली से उसके लिए कितना रोया। वाह, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। आखिरी बंद है, टूटकर गिरता गिरकर उड़ता। आप देखेंगे पत्ता गिरता है फिर उड़ता है। टूटकर गिरता गिरकर उड़ता, शायद जाकर फिर मिल जाऊं, भरकर आगोश में उसको पंकज सा मैं फिर खिल जाऊं। हे ईश्वर तू मिला दे मुझको, क्योंकि अब मैं सूख रहा हूँ। अच्छा सर, ये कभी आपके ऊपर ही तो नहीं है, आपने अपने ऊपर ही तो नहीं लिख डाली, 2000 लिख डाली? क्योंकि 2010 में आप आए थे, देखा जाए 2011 बहुत समय हो गया, बहुत समय के बाद सफलता मिली है, कैसा महसूस हो रहा है? ये बस आखिरी है जो लाइन है, हे ईश्वर तू मिला दे मुझको, क्योंकि अब मैं सूख रहा हूँ। रह गई कसक बस इतनी सी, अब अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ। पतझड़ में सोचा है किसी ने, क्या पाया क्या खोया, बिछड़ के पत्ता डाली से उसके लिए कितना रोया। खूबसूरत। ये लगता है आपके ऊपर पूरा मतलब आपके ऊपर पूरी जम रही है, काफ़ी लंबी समय लगा। मज़ेदार बात है कि ये कविता जो है फिलॉसफी की क्लास चल रही थी उसमें लिखा गया था। एक तरफ क्लास हो रही थी, एक तरफ मैं लिख रहा था। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि अभी आप टीचिंग वगैरह भी करते हैं, तो क्या ये जो कोचिंग है यहीं पे आप टीचिंग वगैरह करेंगे क्या? हाँ, मैंने ऑनलाइन भी कई जगह किया, और ये यूनी एग्जाम IAS के साथ मेरा जुड़ने का ये था कि आदित्य पटेल जी जो है ऑलरेडी IAS हैं, 2016 में जो है इन्होंने क्रैक किया था, और हिंदी भाषी और मेरे मित्र भी हैं। मित्र के साथ साथ गाइडर भी हैं, एक दूसरे को वो भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। प्लस इस संस्थान से एक और था जुड़ने का लाभ कि यहाँ जो भी फैकल्टी हैं, मतलब जो भी टीचर हैं, चूँकि अभी नया नया संस्थान है, बच्चे कम जानते हैं इस संस्थान को, यहाँ पे सेलेक्टेड लोग ही हैं। अच्छा, ये जो कोचिंग है यूनी एग्जाम्स IAS, यूनिवर्सल एग्जाम सॉल्यूशन, इसका CSET का न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन भी ओपन है। तो दोस्तों ऊपर 2 नंबर भी हैं जिन पे आप यहाँ से जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो इससे जुड़ने का मकसद आपका ये था कि यहाँ पे सारे सिलेक्टेड ही हैं, तो क्या दूसरों को सिलेक्शन दिलाएंगे सिलेक्टेड? हाँ, देखिए होता क्या है ना कि मेन बात होती है कि मोटिवेशन। जैसे बच्चा आप किसी और संस्थान में आप गए, फिर कोई IAS बन के IPS बन के आ रहा है, फिर बच्चा उनसे मोटिवेट हो रहा है। इस संस्थान का क्या है कि यहाँ खुद बैठा हुआ IAS IPS बैठा हुआ है, ठीक है। मैं भी पहले सेलेक्ट था, है, बाद में फिर हो गया। तो पर्सनली गाइड किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से गाइड किया जाता है, यहाँ पे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये पढ़ो ये छोड़ दो, इतने में काम चल जाएगा आपका। जैसे अभी आज एक लड़के आया था, दिल्ली सरकार में है टीचर, तो करीब 2 घंटे बैठ के मैं उसको मोटिवेट किया, मुझे वो इंतज़ार कर रहा था बेचारा कई दिन से कि सर आएंगे तो मिलूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो पर्सनली हम लोग गाइड करते हैं, और इसका मकसद यही है। जैसे सागर सर हो गए, लोकेश सर हो गए, तो सारे लोग सेलेक्टेड हैं। तो ये जब सेलेक्टेड, आप भी सिलेक्टेड हैं? तो हाँ, मैं भी सेलेक्टेड हूँ। तो जब आप पर्सनली जब सेलेक्टेड व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो एक आपके अंदर अलग जज्बा, और जब नया नया कोई बंदा आता है वो देखते हैं कि अरे सर तो मेरे जैसे हैं, इनके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा तो है नहीं, बस इन्होंने पढ़ा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, कई साल लगे आपको सफलता मिलने में, कभी टूट के आप बिखरे नहीं, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिख रही है। और कहीं ना कहीं UPSC की तैयारी हम करते हैं तो व्यक्तित्व में बड़ा निखार आता है व्यक्ति के, तो वो दिख रहा है। तो इसमें मतलब इतना सब्र कैसे किया आपने? लोग कर नहीं पाते, टूट के बिखर जाते हैं 1-2 साल में। देखिए वो आपके होता है कि आपकी पारिवारिक परवरिश कैसी हुई, पहली बात। दूसरी बात है कि हर बच्चे को मैं कहूँगा कि मोटिवेशनल कविताएं, उपन्यास ये पढ़ने चाहिए। मैं भी मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, थक कर बैठ के क्या है राही मंजिल दूर नहीं है, तो उसकी 4 बंद है, 4 पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा प्रेरित करती रहीं। जब भी मुझे लगा कि यार डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो वो है, सिंपल सी है। एक खेप है शेष, एक खेप है शेष, किसी भी पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंजिल प्रियतम का। मतलब मंजिल प्रियतम मतलब UPSC या
पीसीएस का, वह देखो उस पार चमकता है मंजिल प्रियतम का, आकर इतना पास फिरे। मतलब इतना साल हमने लगा दिया इस तैयारी में, तो आकर इतना पास फिरे, वह सच्चा सुर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो ये मुझे बड़ा प्रेरित करती रही। और जब भी मुझे ऐसे लगा तो वही जो मेरे मित्र हैं बलवंत सिंह जी, तो उनकी एक प्यारी सी बेटी है अमायरा, तो वो मतलब मेरे सामने मतलब बड़ी हुई, तो उससे मेरा बहुत अटैचमेंट बहुत तगड़ा वाला है। तो जब भी मुझे लगता था कि यार डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो मैं ज़्यादा तो उसके साथ जम के खेलता था, और आज भी जाता हूँ तो उसके साथ ही खेलता हूँ। तो वहाँ मेरा मैं फ्रेश हो जाता था, फिर आके फिर लग जाता था। अच्छा सर, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इधर आए थे, यूपीपीसीएस में आपने सिलेक्शन ले लिया, तो जो यूपीएससी का आपने कितने बार इंटरव्यू या मेंस तक आप पहुँचे हैं? नहीं, मैं वही 10 में दिया था। उसके बाद कह सकते हैं कि शायद मेरी प्लानिंग में कमी रह गई, या सही गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आप सीसेट को ऐसे क्रैक कर सकते हो। उसके बाद मेरा पीटी कभी निकला नहीं। मेहनत मैंने बहुत किया, हर तरीके से किया कि निकल जाए, लेकिन हम क्रैक नहीं कर पाए। यूपीपीसीएस को तो आपने फोड़ दिया। हाँ, यूपीपीसीएस का हम सीरियस हुए 15 के बाद, बीच बीच में मेंस लिखते रहे, लेकिन 15 से लगातार मेंस लिख रहे थे। तो 15 के बाद 16 में मैं सीरियस हुआ कि यार इसी पे अब फोकस करते हैं, क्योंकि अब लगने लगा था कि अब मेरे बस का आईएएस नहीं है। वो अंदर से आ रहा था कि अब यार शायद मैं न कर पाऊँ। अच्छा सर, ये बताइए आप कहाँ से हैं, कौन सी जगह से हैं? मैं सर मेरे गांव का नाम है कनैला, पंडित राहुल संस्कृत्यायन की पैतृक भूमि है, जिला आजमगढ़ पड़ता है मेरा। अच्छा, मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा राजवर सर, एक क्वेश्चन और है मेरा तंगड़ा था ही, क्योंकि इसमें भी छात्रों को, लाखों छात्रों को समस्या होती है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कहा जाता है जब कोई पहली बार छात्र इधर आता है किताबी रंग बिरंगी दुनिया में, तो शायद ही कोई ऐसा छात्र होता है जो बार बार अपने ऑप्शनल को ना बदले। कभी लगता है यार ये ले लिया होता तो हो गया होता, ये ले लिया होता तो हो गया होता। आपने भी अदला बदली की थी या फिर एक ही रखा था? नहीं, होता है। देखिए, जब आप तैयारी के दौर में होते तो मैं सबका मेन मकसद होता है सिलेक्शन लेना। एक ही एम लेके आता है, एक ही ध्येय लेके आता है। तो जब स्केलिंग का दौर था तो ये लगता था कि अच्छा ये वाला सब्जेक्ट 1-2 साल से खूब अच्छा चल रहा है, तो फिर आदमी को लगता है कि अच्छा यार ये वाला छोड़ के ये वाला सब्जेक्ट लेते, क्या पता इससे सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे साथ भी हुआ। मैंने 2015 में सोशल वर्क और डिफेंस से पीसीएस देना शुरू किया। उससे पहले मैं हिस्ट्री और फिलॉसफी से देता था। फिर 16 दिया, फिर 18 में फिर सिलेबस चेंज हुआ, 17 दिया, 18 में फिर सिलेबस चेंज हुआ पीसीएस का भी। तो उसमें एक सब्जेक्ट कर दिया जाए, कसम में थे कि सोशल और डिफेंस को हटा दिया गया सिलेबस से। तो किया क्या जाए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लिया जाए, कुछ लोग बोले कि समाज शास्त्र लिया जाए, खूब चलेगा। तो हमारे एक मित्र हैं मऊ के, प्रवीण राय जी, तो हमारी उनकी बात होती है, अभी वो गांव में से ही तैयारी कर रहे हैं, चले गए। तो उनसे हमने कहा कि यार समझ में नहीं आ रहा क्या लिया जाए, फिलॉसफी ले लिया जाए कि इतिहास लिया जाए। तो चल ही रहा था, तो बोले यही हो रहा था कि यार फिलॉसफी लेंगे तो फिर इतिहास तो पढ़ना ही है पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में। तो फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि अभिषेक सर, बुरे वक्त में ना पुरानी प्रेमिका ही याद आती है, हाँ, तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि हम लोग इतिहास ही पढ़ते हैं। मैं कहा यार बात तो सही कह रहे हो, इतिहास तो हमें जीएस में पढ़ना ही है, तो इस टाइम मेहनत क्यों करना, वहाँ एनर्जी क्यों खपाएं, चलो हम इतिहास ही लेते हैं। फिर उन्होंने भी अपना ऑप्शन रखा, इतिहास में भी रखा, और फिर उसके बाद इतिहास से देते रहे। ये जो प्रेमिका वाली आपने लाइन बोली है, उससे मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। अब मेरा क्वेश्चन ये वाला लास्ट रहेंगे, अब 2-3 और आएंगे क्वेश्चन, अब अंदर से निकलने हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या एक जो लोग कहते हैं महिला मित्र का होना ज़रूरी है, अगर दोनों साथ में रहें, एक लड़का और एक लड़की दोस्त बन के, तो क्या अच्छे से तैयारी हो सकती है, कुछ फ़र्क पड़ता है इससे? देखिए, तो लड़का लड़की जो लोग कहते हैं ना कि दोस्त नहीं हो सकते, ये सब गलत धारणा है। जब हम तैयारी के फील्ड में आते हैं, खास करके यूपीएससी या पीसीएस के, ये भारत का और स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो यहाँ सभी को समान भाव से देखना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। और लड़कियाँ वैसे पहले से भी प्रताड़ित रही हैं, ठीक है, तो उनको मौका देना चाहिए और सबको देना चाहिए। और उससे क्या होता है, जैसे लड़का लड़की दोस्त होते हैं तो एक दूसरे को
समझने का मौका मिलता है। दूसरा है कि आपकी पर्सनालिटी में एक अलग निखार आता है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जब आप मौका देंगे, ठीक है, और उनको आप अपने साथ बैठाएंगे पुरुषवादी समाज में, महिलाओं का आप जो है साथ लेके चलेंगे, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। और आज के दौर में आप देखिए महिलाएं कितनी आगे हैं, आजकल हर जगह हैं। तो उसका ये नहीं है कि दोस्त नहीं हो सकते, दोस्त होते हैं। और उस सबसे अच्छी बात होती है कि पर्सनालिटी का निखार होता है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं रोक करके आपसे ये पूछना चाहूँगा, 2010 में आपने दिया था, फिर 2016 में, इसके बीच में कहाँ आप गए रहे, इसके बीच में क्या किया? मैं 16 क्या उसके बाद भी तैयारी तो कर ही रहा था। मैं पढ़ाता रहा, विद्यालय में भी पढ़ाया, 4-5 साल इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाया अपने यहाँ ही। और कोचिंग मैं अपनी खुद की खोली थी 15 में, फिर बाद में मैंने बंद किया। उसके बाद मैं कई संस्थानों से भी जुड़ा रहा, पढ़ाता रहा, गाइड करता रहा बच्चों को। गाइड कह सकते हैं पढ़ाना, मैं तो अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं मेंटोर का भूमिका निभाता रहा, क्योंकि कहा जाता है ना कि अपने मिले ही मरे ही स्वर्ग मिलता है। तो हम केवल ये कह सकते हैं कि भाई आप मतलब ये पढ़ लो, इसी चीज़ों को छोड़ दो। अब वो बच्चे के ऊपर है कि वो बच्चा कितना आपकी बातें समझ पा रहा है और कितना आपको फॉलो कर रहा है। सर यहाँ पे अगर देखा जाए 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि यहाँ पे ये लगभग 12 साल लगभग हम मानते हैं, 11-12 साल। इसमें कितना मोटा मोटी अगर गिने तो कितना खर्चा हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रहना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। हाँ, कह सकते हैं आप कि पैसे तो खर्चे होते हैं। मुखर्जी नगर काफ़ी महंगा एरिया है पढ़ाई के दृष्टिकोण से, खासकर तैयारी के दृष्टिकोण से। छोटे छोटे कमरे और बड़े महंगे हैं। तो जिसमें मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया। अगर जोड़ा जाए तो मिनिमम हम अगर महीने का 15,000 भी मान के चलें तो सब कुछ ले ला के 20-22 लाख तो खर्चे हो ही गए होंगे। कम से कम 20-22 लाख आराम से यहाँ पे होना ही होना, ज़्यादा ही हो गया होगा, आप बता नहीं रहे। तो वही कह रहा हूँ कि इतना तो नॉर्मली है कि हो ही गया होगा। बाकी वो चीज़ मैंने नहीं देखता, मैंने ये होता है कि आप जिस ध्येय को लेके चले हैं वो पूरा हो, हाँ वो ध्येय पूरा हो जाता है, तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती है। और माँ बाप किसी भी बच्चे को ना बड़ी उम्मीद से भेजता है, क्योंकि वो बच्चे का सपना नहीं होता है, वो बच्चे के रूप में जो है ना माँ बाप उस सपने को जी रहा होता है। जैसे मेरे फादर भी जी रहे होंगे, मेरी माँ भी जी रही होंगी जब मैं यहाँ पे आके तैयारी कर रहा हूँगा। हर बच्चे के माँ बाप ऐसा करते हैं। वो आपको नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, वो देखते हैं कि ये मैं गया हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, ये जो कोचिंग है यूनी एग्जाम IAS यूनिवर्सल एग्जाम सॉल्यूशन, यहाँ पे आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? और ये आपका CSET का न्यू बैच स्टार्ट शायद यहाँ पे हो चुका है। यहाँ आप कब से टीचिंग करेंगे, और यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ पाएंगे आप? यहाँ यही मुखर्जी नगर में है ये संस्थान, और मैं यहाँ हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। यहाँ अभी बहुत सारे बैच चल रहे हैं, PCS के चल रहे हैं, बिहार PCS के चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। न्यू बैच जल्दी ही तभी डेट अनाउंस हो जाएगी, और CSET का हमारा चल रहा है। और इससे और सबसे बड़ी बात है कि संस्था गारंटी के साथ आपको कह रही है कि आप लोग गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं कि भाई PT हम कराएंगे, और जैसे हम कह रहे हैं फॉलो करो। ये नहीं कि हम आपको बोल दें कि भाई आप एडमिशन करा लीजिए, आपने एडमिशन करा लिया, हम कह रहे हैं कि नहीं आप जो है फलाने बुक से इतना ही पढ़ लो, आप उस बुक को लेके बैठे हो, तो ऐसे नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा अब आपसे है। पहले मैं बोल दिया था लास्ट है, मैंने बोला था, लेकिन वो लास्ट नहीं हुआ था, ये लास्ट है। जब आपका रिजल्ट आया UPPCS का, सबसे पहले किसी ने देखा था? आपने, दोस्तों ने, मम्मी पापा ने, भाई बहन ने, किसी ने देखा था? नहीं, मैं सच बताऊं तो दीपावली का दौर चल रहा था, तो मैं गया था यहाँ पे आपके आज़ाद मार्केट शॉपिंग करने लाइट वेट्स की। तो जानी सदर मार्केट मिलता है, तो मैं गया हुआ था। आदित्य पटेल सर ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि सर आज भीड़ बहुत थी, बोले कि सर आप PCS हो गए। तो मेरा रिएक्शन ये था कि यार आदित्य ना मजाक मत करो हैं, आजकल में रिजल्ट आने वाला है और दिल की धड़कनें ऐसे ही बढ़ा हुआ है, मन भी नहीं लग रहा है, शॉपिंग तो कर रहे हैं लाइटों की, ऐसे लग रहा है कहीं धरा न रह जाए, लेकिन मन कहीं और चल रहा है, क्या होगा कि धरा न रह जाए। और अंदर से ना वो तो सच में जब रिजल्ट आने वाला होता है, आपको पता होता है, तो धुरधुरी लगी होती है कि यार क्या होगा, नींद नहीं आती। फिर आदित्य सर के बाद
एक हमारे मित्र हैं दृष्टि IAS में, वो मैगजीन में काम कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि सर आपका हो गया। फिर इसी संस्थान में प्रशांत थे, उन्होंने कॉल किया, बोला सर आपका हो गया। तो मैं कहा ऐसा है, तब भरोसा हुआ थोड़ा बहुत यानी। हाँ, तो मैं कहा ऐसा है कि पहले रिजल्ट भेजो, है स्क्रीनशॉट लो और रिजल्ट भेजो। फिर रिजल्ट भेजा मुझे। फिर सबसे पहले मैंने अपने फादर को बताया, क्योंकि क्या रिएक्शन था पिताजी? मैं पिताजी को फ़ोन किया। मैं कहा, चूँकि सबसे ज़्यादा बेताब भी वही थे, क्योंकि सुबह भी वो कॉल किए थे मुझे कि चूँकि ये रिजल्ट कोर्ट में था, तो उन्होंने बोला था कि कोर्ट ने तो आप लोगों के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। तो मैं कहा पिताजी ऐसा है कि रिजल्ट तो हमारा आयोग जो है हमेशा या तो मंगलवार को निकालता है या तो शनिवार को निकालता है, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि शायद शनिवार को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन संयोग रहा कि बुधवार को उसी दिन रिजल्ट आ गया। तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया। मैं कहा कि चूँकि मैं बाबूजी कहता हूँ, तो मैं कहा बाबूजी रिजल्ट हो गया। तो बोले सच में रिजल्ट हो गया? तो मैं कहा हाँ रिजल्ट हो गया। फिर उसके बाद वहीं पे माँ थी, तो उन्होंने माँ से कहा कि अरे पंकज का रिजल्ट, मेरा घर का नाम पंकज है। अच्छा, दो मतलब ये हर किसी के होते हैं, बचपन के यार दोस्तों के और यहाँ के अलग अलग। हाँ, तो बोले कि तो पंकज का रिजल्ट हो गया, PCS बन गया। तो फिर माँ से बात किया, उनका आशीर्वाद लिया। तो ऐसे लगा कि माँ पर बहुत भावुक हो गई थी जब मैं उनसे बात कर रहा था। फिर उसके बाद फिर लोगों के दोस्तों के फ़ोन आने शुरू। बिल्कुल। दोस्तों आज हमारे साथ में थे अभिषेक राजभर सर, और इनकी हिस्ट्री की क्लास यहाँ पे स्टार्ट होनी है, और इनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है। आप इनके चेहरे की चमक से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर UPSC की तैयारी करता है ना, तो वो एक बेहतर इंसान बन जाता है, और उसकी जो व्यक्तित्व होता है उसमें निखार आता है, और अनुभव तो इनके पास है ही ढेर सारा, 2 बार। अच्छा, एक बार अभी इस वाले रिजल्ट में आप सिलेक्ट हुए हैं, इससे पहले कौन से वाले में हुए थे? दिल्ली सरकार में था, DSSP में मैं जो है असिस्टेंट के रूप में सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्क्रीन पे लगे हैं, डायरेक्ट आप उन पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ की जो टीम है आपसे बात करेगी, जो भी आपकी समस्याएं हैं, परेशानी है, उनको दूर करेगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे एक राजभर सर से कुछ पूछना भूल गए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ, मैं जो विद्यार्थीगण है, मैं ये कहूँगा कि देखिए ये बहुत लंबा गेम है, वो बहुत कम लोग होते हैं जो आए तुरंत सिलेक्शन ले लिए। तो आप प्लीज़ धैर्य ना खोएं और लगे रहें। इस तैयारी की सबसे अच्छी बात होती है कि जीवन में सब कुछ सीखा जाता है, जैसे सर ने कहा। और दूसरा है कि अगर आप लगे रहेंगे तो ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ दे के जाता है, ये फील्ड दे के जाएगा, आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए लगे रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, सेवा करें। परिस्थितियाँ देखिए, होता है कि डूबते हुए सूरज को ना कोई सलाम नहीं करता, सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो कौन क्या कह रहा है इसका आप फिक्र ना करें। बाकी जो है बस आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें, और माँ बाप की आंखों को ज़रूर देखें कि वो आपसे क्या चाहता है। बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।